सो वेलकम एवरीवन। लास्ट के लेक्चर तक हमने इसमें कंप्लीट करा था कि ऑफ़र क्या होती है। कल हमने बहुत डीप में देखा था कि ऑफ़र क्या होती है, ऑफ़र का डीप एनालिसिस करा था। ऑफ़र मतलब क्या होता है, बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। व्हेन वन पर्सन ये देख लो यहाँ पर, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर इज एसेंट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद एन इंटेंशन टू टेक द परमिशन ऑफ दैट अदर पर्सन, राइट। तो ये वाला होता है भैया ऑफ़र। फिर हमने इसे कुछ एनालिसिस देखा। फिर टाइप्स ऑफ ऑफर हमने देखा, तो हमने देखा कि बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑफर: जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। जनरल ऑफर होती है एक ऐसी ऑफर जो किसी को भी दो, कोई भी एक्सेप्टेंस दे सकता है। स्पेसिफिक ऑफर होती है वो ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाए और वही जो है उसका एक्सेप्टेंस दे सकता है। उसके बाद काउंटर ऑफर हमने देखा था कल, आलिया भट्ट का एग्जांपल, ऑफर पे ऑफर इज काउंटर ऑफर। उसके बाद हमने देखा था कल क्रॉस ऑफर। मैं आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। क्रॉस ऑफर का मीनिंग हमने क्या देखा था, जब दो वो एग्जांपल याद आना चाहिए, रमेश एंड सुरेश। मतलब जब दो आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज होती है, पहले ने दिया दूसरे को पता नहीं, दूसरे ने दिया पहले को पता नहीं, उस टाइम पे वो ऑफर कैसे होती है, क्रॉस ऑफर। एंड स्टैंडिंग ऑफर मतलब जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वैलिड होती है, उसके बाद वो जो ऑफर है वो लैप्स हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ। इतनी सारी टाइप के हमने ऑफर देखी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज, एंड वी विल गो टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ आई मीन आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पर, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, मेरे हिसाब से आप इसको बहुत सारे स्टार मार्क्स कर दो ऐसे। इधर देखो मैंने आपके सामने कर दिए। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वैलिड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। मतलब हमने अब ऑफर का डेफिनेशन तो देख लिया, लेकिन लॉ ने बोला कि अब आपकी ऑफर केवल डेफिनेशन में नहीं आनी चाहिए, उसमें कुछ रूल्स भी और फॉलो होने चाहिए। तो इसी का दूसरा नाम होता है एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर, या कह लो रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा आप लिख ही लो वहाँ पे, रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। ये वाला भी पार्ट उसका होता है। तो चलिए देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। कुछ पॉइंट्स डेफिनेशन से ही है तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे। कुछ पॉइंट्स टाइप्स ऑफ ऑफर में भी है तो वो भी हम रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके। जो एक्स्ट्रा वाले पॉइंट्स है वो फटाफट से हम कवर कर लेंगे। सर एग्जामिनेशन में इस पर कितने मार्क का क्वेश्चन आ सकता है? बेटे एग्जामिनेशन में दिस इज एलिजिबल फॉर 4 मार्क्स। तो क्या सर ये 4 मार्क्स के लिए हमको क्या इतने 9 पॉइंट लिखने पड़ेंगे? नहीं, कोई भी 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं। एनी 6 पॉइंट इज मोर देन इनफ। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एट फाउंडेशन लेवल। यही अगर आप फाइनल पे होते तो मैं कहता भैया पूरा रट्टा होना चाहिए आपका, बट अभी आप बच्चे हो तो मजे ले लो, थोड़ा सा कम लर्न किया तो चलेगा। चलो वील गो टू द वेरी फर्स्ट रूल। पहला रूल कहता है, इसको हम जो है पहला रूल ये है, दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल। इट सेज व्हाट, ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। सर इसका क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी ऑफर कैसी होनी चाहिए, कमर्शियल या नॉन कमर्शियल? कमर्शियल ऑफर होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नॉन कमर्शियल मतलब प्यार मोहब्बत यार वाली बातों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो वैलिड ही नहीं है। तो आपकी ऑफर भी कैसी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर इसका ये मतलब है कि अगर सामने वाला आपने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्टेंस दिया और आपका झगड़ा हो गया, तो ये आपका जो झगड़ा है ये कोर्ट में एडमिसिबल होना चाहिए, मतलब ये कोर्ट में एंटरटेन होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो ये तभी पॉसिबल है अगर वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। उसी का दूसरा नाम इन्होंने दिया है, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। चलिए फटाफट से आपके लिए मैं रीड कर रहा हूँ। ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग राइज टू लीगल रिलेशनशिप, मतलब कमर्शियल ट्रांजैक्शन। इफ ऑफर डज नॉट इंटेंड टू गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड ऑफर इन द आईज ऑफ लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, देखो इधर क्या बोला लॉ ने, कि अगर आपकी ऑफर ऐसी है जो कि जनरल है, मतलब आपने दोस्त को ऑफर करा, आपको कोई पसंद है आपने उसको ऑफर करा, कॉफ़ी के लिए ऑफर करा, मूवी जाने के लिए ऑफर करा, आप तो समझ ही गए मेरे से होशियार हो आप, डेट के लिए आपने ऑफर करा, ये तो सारा PMY वाला कैटेगरी, प्यार मोहब्बत यार, इसमें कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है, तो वो ऑफर नहीं है लॉ की नज़र में। हाँ कमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो ऑफर माना जाएगा लॉ की नज़र में। ये हो गया फर्स्ट वेरी सिंपल पॉइंट कि भैया इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप।
अभी अगला देखिए, अगला पॉइंट है इट मस्ट बी डेफिनेट। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, गलत ड्रॉ हो गया, इसको ऐसा लेंगे और यहाँ पर ये कुछ इस हिसाब से, ये क्या बोला लॉ ने इधर, इट मस्ट बी सर्टन डेफिनेट एंड नॉट वेग। सर इसका क्या मतलब है, आपकी ऑफर बड़ी ही क्रिस्टल क्लियर चाहिए, उसमें कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम वो हमारे ट्रक वाला एग्जांपल लेंगे, बिकॉज उस एग्जांपल से चीज़ें जो है बेटा आपको याद आ जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, सपोज देर इज P एंड देर इज Q, ठीक है। Q इज अ ट्रक सेलर, ये क्या है बेटे, ये है ट्रक सेलर, और P को ट्रक बाय करनी है। अब Q के पास बहुत रंगों की ट्रक है, उसके पास रेड कलर की ट्रक है ना, उसके पास ब्लू कलर की ट्रक है, उसके पास ग्रीन है, ब्लैक है, वाइट है, वॉयलेट है, इतनी सारी कलर की ट्रक्स है। अभी P ने ऑफर करा Q को कि Q मेरे को तेरी ट्रक परचेस करनी है, क्या तुम बेचोगे। यहाँ पर लॉ कहता है ये ऑफर वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि P ने बोला ही नहीं उसको कौन सी रंग की ट्रक चाहिए। ऐसा भी हो सकता है ना कि P के मन में हो कि मेरे को रेड कलर की ट्रक चाहिए, लेकिन Q ने समझा कि हो सकता है कि P को ग्रीन कलर की ट्रक चाहिए, इसलिए क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि कौन से कलर की ट्रक आपको बाय करनी है। तो पहले केस में अगर P सिर्फ ये कहता है कि मेरे को तेरे से ट्रक परचेस करनी है, क्या तुम बेचोगे, ये वैलिड ऑफर नहीं है, बिकॉज इसमें बताया ही नहीं है कि कौन सा ट्रक परचेस करना है। हाँ, अगर P ऐसा कहता है कि भैया Q मेरे को ब्लू कलर की ट्रक बाय करनी है, क्या तुम बेचोगे, नाउ दिस इज अ वैलिड ऑफर। क्यों, इसमें हर चीज़ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, हर चीज़ कैसी है, क्रिस्टल क्लियर है। अब बोलोगे सर लेकिन ये तो समझने वाली बात है ना, लोग बात करते वक्त जो है वो क्रिस्टल क्लियर बात ही करेंगे। बेटे दुनिया में पागलों की कमी नहीं है, लोग कभी कभी हवा में बातें करते हैं और फिर उस टाइम पे किसी और को कुछ लगता है और कोई और समझता है, और फिर आगे चल के उस पर झगड़ा होता है। पहला बंदा कहता है यार मैंने तो इसके रिलेटेड बोला था, दूसरा बंदा कह रहा है नहीं यार मुझे लगा तूने ये बोला, तो तुझे क्या लगा, मैंने क्या समझा, ये झगड़ा होना ही नहीं हमको। तो लॉ ने बोला भैया बहुत ही क्लैरिफाइड है हमको, लॉ ने बोला कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी सर्टन डेफिनेट एंड नॉट वेग। ये देखिए कुछ रीड करेंगे, सिंपल सी बात है बेटा, जो भी क्वेरी आपको आती है मुझे इमीडिएटली रुका के आप पूछ सकते हो। इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वेग, वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, और इनडेफिनाइट इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। समझ गए। अभी देखिए लर्न कार्ट अकेडमी हमारी है, वी टेक क्लासेस एट फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। आप मेरे पास आते हो, आप मुझे कहते हो सर हमें क्लासेस लगानी है, क्या आप हमारी क्लासेस ले लोगे क्या। अरे मुझे क्या पता तुमको फाउंडेशन चाहिए, इंटर चाहिए कि फाइनल चाहिए, इंटर में भी 2 ग्रुप्स है, फाइनल में 2 ग्रुप्स है, तो पहले क्लियरली बताओ तुमको चाहिए क्या, तब आपकी ऑफर जो है वो वैलिड मानी जाएगी। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सो दैट वाज सेकेंड पॉइंट। अब तक कोई किसी बच्चे को डाउट इसमें, यस एनीवन, कोई डाउट किसी को, आई गेस नॉट। चलिए नाउ वी गो टू द थर्ड पॉइंट। वाह वाह वाह, ये बढ़िया पॉइंट है कि भैया ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। थर्ड पॉइंट है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। सर ऑफरी कौन है, सबसे पहले तो समझो, जो ऑफर देता है वो ऑफरर है, जिसको ऑफर दिया गया है वो ऑफरी है। तो लॉ क्या कह रहा है, आपने ऑफर दिया, अरे उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, या तो आप ओरली बोलो या लिख करके दो, या आपके एक्शंस कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आपका कम्युनिकेशन हो जाए। इमेजिन करो आप किसी किराना स्टोर पे गए, मोहित किराना स्टोर पे गया, मोहित को पार्ले जी का बिस्किट चाहिए था, मोहित अंकल को देख के मुस्कुरा रहा है, बस अंकल की ओर देखे जा रहा है, वाह यार, और मोहित के मन में है कि उसको पार्ले जी का बिस्किट चाहिए। मुझे बताइए मोहित के मन में क्या है ये अंकल को कैसे पता चलेगा। तो इट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड, ऑफर हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड। आप कैसे भी कम्युनिकेट करो, बोल के करो, नाच के करो, लिख के करो, एक्शन से करो, या ऐसे उसको इशारा करो कि मेरे को वो पार्ले जी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए भैया, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो गया, इस पर एक केस लॉ बन गया, इस पर क्या हो गया, एक केस लॉ बन गया। पहले थोड़ा सा रीडिंग करते हैं
और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एन ऑफर टू बी कंप्लीट must be communicated to the person to whom it is made, otherwise there can be no acceptance of it। बराबर ना? अगर मैंने पप्पू को ऑफर दिया तो पप्पू को पता तो चले मैंने ऑफर दिया। मोहित ने अंकल को ऑफर दिया, शॉपकीपर वाले अंकल को, तो अंकल को पता तो चले कि वो मोहित ने ऑफर दिया है। और अगर नहीं पता चलेगा तो कम्युनिकेशन हो सकता है क्या, आई मीन एक्सेप्टेंस आ सकता है क्या? आंसर इज नो। अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाय इट। An acceptance of an offer in ignorance to offer is not acceptance and does not confer any right on the acceptor। अगर ऑफर का कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है तो उसका एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा। करेक्ट। अब इसको लेकर के दो लोगों में बड़ा झगड़ा हो गया यहाँ पर। देखिए कुछ केस लो आपको दिखाई दे रहा है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, यहाँ पे आप इसको स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ये कई बार आपको एग्जाम में स्टोरी देंगे, ये छाप देंगे सब कुछ और बोलेंगे बताओ कौन सा केस लॉ है ये। ऐसा भी कभी कभी रेयरली क्वेश्चन आता है, लेकिन ये इनका फेवरेट केस लॉ है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। चलिए ये जो केस लॉ है, अभी अंडरस्टैंड, लॉ में कई बार क्या होता है, जब कभी भी ऐसा कोई केस लॉ बनता है तो वो केवल एक स्पेसिफिक प्रोविजन के लिए नहीं होता, उसमें कई सारी प्रोविजन एक साथ एप्लीकेबल होती है। मतलब इस लालमन शुक्ला के केस में ऑफर भी एप्लीकेबल हुआ, एक्सेप्टेंस के प्रोविजन भी एप्लीकेबल हुए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कई सारे सेक्शंस एक साथ अप्लाई हो गए और उसके बाद उसका डिसीजन आया। सर मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार एक ही केस लॉ आपको अलग अलग जगह देखने मिलेगा। आप बोलोगे अरे ये तो पीछे एक्सेप्टेंस में देखा था, अरे ये तो पीछे कंसिडरेशन में देखा था, ओ तेरी ये तो पहला चैप्टर में देखा था। तो ऐसा आपके मन में आ सकता है कि ये सर सेम केस लॉ हर जगह कैसे आ रहा है। बेटे जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो लॉ के कई सारे सेक्शंस एक साथ उसको अप्लाई हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके आपको क्लैरिटी आएगी कि एक ही जो केस लॉ है वो बहुत सारी जगह आपको कोट करना है, वो कैसे करना है क्या करना है हम बता देंगे आपको, डोंट वरी। बट चलिए अभी बात करेंगे ऑफर के कम्युनिकेशन की। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, इस केस में क्या हुआ अभी देखो जरा, केस स्टडी को समझने का ट्राई करो। गौरी दत्त का नेफ्यू खो गया था, गौरी दत्त का नेफ्यू मतलब भतीजा। ये छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, खेलते खेलते पता नहीं कहाँ चला गया, बिल्कुल ही गायब हो गया। तो गौरी दत्त बिल्कुल जो है वो परेशान हो गई। तो गौरी दत्त परेशान हुई और गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला अब केस में आएगा। ये हमारा दूसरा पार्टी है जिसका नाम है लालमन शुक्ला। गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को ये कहा कि जाके यार बच्चों को ढूंढ लाओ। मतलब देखो यहाँ पर जो केस है ना, मैं वो आपको बताता हूँ। फैक्ट्स, गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट लालमन टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। गौरी दत्त ने लालमन को बोला यार ये पता नहीं अपना भतीजा, सपोज उसका नाम पप्पू, पता नहीं ये पप्पू किधर चला गया, जाके जरा उसको ढूंढ के लाओ, पता नहीं कहाँ बाहर होगा, कहीं ढूंढ के लाओ। तो लालमन शुक्ला क्योंकि नौकर था तो उसने अपने मालक की बात मानी और वो चला गया इस नेफ्यू को ढूंढने के लिए। अभी बाद में क्या हुआ, ये लालमन शुक्ला चला गया इस पप्पू को ढूंढने के लिए। गौरी दत्त ने फिर बाद में एक और अनाउंसमेंट करी। गौरी दत्त ने पूरे गांव भर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा हम उसको रिवॉर्ड देंगे। वो अपने गब्बर सिंह मूवी देखा होगा, शोले में, सरकार कितना इनाम रखे हमारे सर, गब्बर पूछता है सांबा से। तो यहाँ पर गौरी दत्त ने बोला, गांव भर में ढिंडोरा पीट दिया कि जो कोई हमारे भतीजे को ढूंढ के लाएगा हम उसको इनाम देंगे। लेकिन इस ऑफर का पता लालमन शुक्ला को नहीं था। व्हाई? बिकॉज लालमन शुक्ला उधर था ही नहीं। लालमन शुक्ला तो पहले ही उस नेफ्यू को ढूंढने चला गया था। अब गौरी दत्त ने पीछे से ये अनाउंसमेंट कर दी। अब केस लॉ आगे बढ़ता है। देखिए फर्स्ट केस में क्या हो गया, नेफ्यू खो गया तो लालमन शुक्ला, हाँ बोलिए सर। यहाँ पे ही देन अनाउंस दिया है, क्या हो गया he then announced that anybody who traces his nephew। बेटे यहाँ पे जी है, ही मतलब लालमन नहीं, वो गौरी है वहाँ पर। नेफ्यू जिसका खोया है वही अनाउंसमेंट करेगा, सिंपल एकदम लॉजिकल सी बात है। उन्होंने क्योंकि गौरी दत्त को जी लिखा है इसलिए उन्होंने उस जी को ही बोला है, समझे। अब बात को समझो, ये था फर्स्ट वाला केस। सेकंड इसमें क्या हुआ, गौरी दत्त ने जाके अनाउंसमेंट करी गांव भर में कि भैया आप क्या करो, हमारे नेफ्यू को जो ढूंढ के लाएगा उसको इनाम देंगे। अब तीसरा पार्ट सुनो। तीसरे पार्ट में वो बच्चा लालमन को मिलता है, ये जो अपना नौकर है
उसको बच्चा मिल जाता है, ये लालमन शुक्ला उस बच्चे को लेकर के गौरी दत्त को वापस ला करके देता कि ये लो, ये आपका बच्चा हमने ढूंढ दिया। ढूंढने के बाद लालमन को पता चलता है कि गौरी दत्त ने कुछ इनाम अनाउंस किया है, और लालमन शुक्ला गौरी दत्त के पास जाता है और कहता है कि हमें इनाम दे दो, ये लो आपका बच्चा हमने ढूंढ के लाया। गौरी दत्त कहती है लेकिन जब हमने आपको ढूंढने भेजा था तब हमने आपको इनाम का ऑफर नहीं दिया था। तो लालमन कहता है पर आपने तो गाँव भर में ढिंढोरा पीटा। तो गौरी दत्त कह रही वो तो मैंने आपके जाने के बाद बोला, लेकिन आपको थोड़ी बोला, आपको थोड़ी कम्युनिकेशन हुआ। जब आपको कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो आप एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हो, समझ गए। और दोनों में झगड़ा हो गया। लालमन बोला मेरे को पैसा चाहिए, गौरी दत्त बोली मैं पैसा नहीं दूंगी, और ये झगड़ते झगड़ते कोर्ट में चले गए। मैटर समझे आपको। अब यहाँ देखिए क्या होता है केस लॉ क्या हुआ और जज ने क्या बोला। हेल्ड मतलब डिसीजन क्या हुआ, हेल्ड ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड एंड ही डिड नॉट नो द ऑफर। अब यहाँ पे जो बेटा ही है ये ही हमारा लालमन है, समझे। यहाँ पर जो ही है ये हमारा लालमन है, क्योंकि लालमन को ऑफर के बारे में पता ही नहीं था तो एक्सेप्टेंस देगा कैसे। सो ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड। तो आपके हिसाब से अभी सोच के बताना केस कौन जीता होगा, गौरी दत्त की लालमन। ऑब्वियसली गौरी दत्त की केस जीतेगी ना बेटा। इसमें कोई शक है आपको कि लालमन केस जीता कि गौरी केस जीती है। ये अब इसमें वैसे तो बहुत सारे लॉ के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के ऊपर ये केस लॉ कोट किया हुआ है, तो इसको याद करना है अपने। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में क्या हुआ था, लालमन शुक्ला केस हार गया था और गौरी दत्त केस जीत गई थी। सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस देने का कोई मतलब नहीं बनता। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब आप बोलोगे सर लेकिन ये ऐसे तो लोगों के दुनिया भर में झगड़े होते हैं, फिर हर झगड़ा हो सकता है कि कोर्ट जाए, फिर ऐसे स्पेसिफिक केस लॉ क्यों दिया जाता है। बेटे ऐसे स्पेसिफिक केस लॉ इसलिए दिया जाता है बिकॉज ये अपनी तरह का पहला केस था, ये अपनी तरह का पहला केस था, और ये डिसीजन फिर अगले केस में लगाया गया। मतलब बात को समझे नहीं समझे। सपोज आप में और मेरे में लेकर इसी पॉइंट को लेकर के झगड़ा होता है, तो हमारे जो एडवोकेट होंगे, जो वकील होंगे, वो कोर्ट में क्या दलील पेश करेंगे, एज पर द फैक्ट्स एंड जजमेंट पास इन लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। जज साहब आप भी यही केस में ऐसा डिसीजन पास करो। बात समझे। रेफरेंस लेने के लिए केस लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। अब गौरी दत्त और लालमन जैसे कई सारे सैकड़ों केस आगे हुए होंगे, लेकिन ये ही नाम क्यों लिया जाता है, बिकॉज ये अपने तरह का पहला केस था। सिंपल। चलिए आगे बढ़ेंगे। वी गो टू द वेरी फोर्थ पॉइंट, एंड द फोर्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट ऑफर का ही चल रहा है पॉइंट। इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पार्टी। अब मुझे लगता नहीं आपको अलग से समझाने की जरूरत है, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में सीखा हुआ है। क्या थर्ड कंडीशन क्या थी ऑफर की, कि आपकी ऑफर ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले का परमिशन लेना ये आपका इंटेंशन होना चाहिए। बेटा वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी आपकी डेफिनेशन का पार्ट है। अब आता है अच्छा वाला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इट मे बी कंडीशनल। सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशन, जरा पढ़ेंगे चलो। एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफरर। ऑफरर अपने हिसाब से कंडीशन लगा सकता है। जरा एग्जांपल को देखिए। ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस, एनईएफटी एक्सेट्रा। द ऑफरी विल हैव टू एक्सेप्ट all the terms of the offer, otherwise the contract will be treated as invalid। मतलब इमेजिन करो मैंने आपको ऑफर किया कि बच्चों हमारा जो है फाउंडेशन की लॉ की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, क्या आप लगाना चाहोगे। इसके साथ मैंने एक और कंडीशन लगाई, मैंने कहा अगर आप लगाना चाहते हो तो आपको फी पूरी एडवांस में पेमेंट करनी पड़ेगी, ये कंडीशन है। क्या ऐसी कंडीशन में लगा सकता हूँ? आंसर इज यस, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो लॉ कहता है कि ऑफरर कंडीशन लगा सकता है, एक्सेप्टेंस देने वाला कोई कंडीशन नहीं लगा सकता, उसको जैसे का तैसा एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। अगर वो उसमें अपनी कंडीशन लगाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सोच के बताना। अगर एक्सेप्टर एक नई कंडीशन लगा करके ऑफरर को एक्सेप्टेंस देगा तो उसको एक्सेप्टेंस मानेंगे या उसको एक नया ऑफर मानेंगे? काउंटर ऑफर। वेरी गुड।
उसको हम बोलेंगे काउंटर ऑफर। आलिया भट्ट और आलू वाले का एग्जांपल, बार्गेनिंग में क्या होता है, उसने कुछ कंडीशन लगाया, आपने कुछ अलग बोला तो ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गई, नई ऑफर वापस जिंदा हो गई। ऑफर पे ऑफर, काउंटर ऑफर। इसलिए लॉ बोला ऑफर में कंडीशन हो सकती है, एक्सेप्टेंस में नहीं हो सकती। तो अभी तक के 5 पॉइंट कौन से थे? इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, इट मस्ट बी क्लियर एंड नॉट वेग। उसके बाद क्या भैया, कम्युनिकेशन होना चाहिए। केस लॉ कौन सा है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। उसके बाद और 2 पॉइंट कौन से देखे कि ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले की परमिशन आप ले लो। एंड 5th पॉइंट, ये कंडीशनल हो सकता है। ये मतलब क्या? ऑफर। हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए आगे क्या है। 6th पॉइंट, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, ये बड़ा बढ़िया है, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। पहले मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लॉ कहता है कि आप ऑफर दे दो, ठीक है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, देश आज़ाद है, सभी को अपनी बात रखने का हक है, तो इस हक पे कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। उसी के रिलेटेड ये पॉइंट है। लॉ कहता है कि जब आप किसी को ऑफर देते हो तो सामने वाले ने एक्सेप्टेंस देना या नहीं देना ये सामने वाले का फ्रीडम है। अगर आप उसको जोर जबरदस्ती से ऐसा बोलते हो कि यदि तुमने 2 घंटे में हाँ नहीं बोला तो मैं ये मान लूंगा कि तुमको मेरी ऑफर एक्सेप्टेड है, ऐसा कंडीशन लगाना आपको अलाउड नहीं है। एक एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। अब यहां पे चिंटू है और दूसरा कैरेक्टर क्या होगा बताओ? ये हाँ, ये है चिंटी। अपने बच्चे समझ गए, एक है चिंटू, दूसरा है चिंटी। अभी चिंटू चिंटी एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो बात की बात है, हमको उसमें जाना नहीं बिल्कुल भी, हम कमर्शियल बात करेंगे। अब चिंटू को लैपटॉप बेचना है, तो चिंटू ने चिंटी को फ़ोन करा और बोला कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया HP का लैपटॉप है, चल सिर्फ तेरे लिए इसकी प्राइस 3500 है। और उसने बोला अभी मैं फ़ोन रख रहा हूँ और मुझे तो इसका एक्सेप्टेंस 2 घंटे के अंदर अंदर दे दे। यदि तूने 2 घंटे के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो मैं ये मान लूंगा कि तेरे को मेरी ये ऑफर एक्सेप्टेड है। ऐसा किससे कहा? चिंटू महाराज ने चिंटी देवी से कहा। फिर रिपीट करूंगा। चिंटू ने बोला मेरा लैपटॉप तुमको परचेस करना है क्या? 3500 में सिर्फ तुम्हारे लिए प्राइस है। फिर बोला कि 2 घंटे में आंसर दे दो, और फिर बोला कि यदि तुमने 2 घंटे में तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया तो मैं ये मान लूंगा कि तुमको ऑफर एक्सेप्टेड है। लॉ कहता है कि ये जो तुमने तीसरी बात बोली ना, एकदम जज्बात बदल लिए, ख्यालात बदल लिए, कॉन्फिडेंस बदल लिया, लॉ बदल गया। लॉ कहता है कि ये तीसरी कंडीशन लगाने से आपका ऑफर अब वैलिड नहीं है। देखो लॉ ने क्या लिखा था, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे अगर चिंटी ने 2 घंटे में रिप्लाई नहीं दिया तो चिंटू ने बोला कि मैं मान लूंगा कि तेरे को एक्सेप्टेड है। अरे ऐसा किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, समझे? तो ऐसा टर्म अगर आप अपने ऑफर में डालोगे, ये जो तीसरा टर्म था ना, 2 घंटे के भीतर आंसर दो नहीं तो हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। और अगर आपने करा है तो ये आपकी ऑफर नहीं मानी जाएगी, मेरी नज़र में नहीं, लॉ की नज़र में। चिंटू एंड चिंटी की कहानी। टेल मी, इस पॉइंट में कोई डाउट? बिकॉज इसका रेफरेंस आगे भी आने वाला है चैप्टर में। एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस पॉइंट? गुड, आई गेस नोबडी हैज। मतलब एकदम समझाया इस लेवल तक है आपको कि डाउट आएगा ही नहीं आपके मन में। 7th पॉइंट अभी देखिए, ये वापस वही है, ऑफर मे बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। ये बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ ऑफर में पढ़ा हुआ है। ऑफर जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, तो इसको कुछ अलग से हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इंस्टीट्यूट ने खुद लिखा है ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द हेडिंग टाइप्स ऑफ ऑफर, तो कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ,
अब आया मजा, 8 वाला पॉइंट देखो। फिर मैं आपको लास्ट में मार्क करवा दूंगा कि आपने एग्जामिनेशन में अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो कौन से 6 पॉइंट आप लिखो, पावरफुल पॉइंट लिखना चाहिए आपने। अभी देखिए, ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सबसे पहले तो इस इम्प्लाइड वर्ड को अंडरलाइन करो और इसका मीनिंग लिखो, कॉन्डक्ट या ऑब्लिक एक्शन, कंडक्ट या एक्शन। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है, ऑफर इम्प्लाइड भी हो सकती है। सर इसका क्या मतलब है? बेटे एक्सप्रेस का तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है। एक्सप्रेस का मीनिंग है कि आपने ऑफर को बोल करके दिया, आपने ऑफर को व्हाट्सएप करके दिया, आपने ऑफर को ईमेल से भेजा, मतलब क्लियर कट एक्सप्रेशन है, कोई इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है। इम्प्लाइड का मतलब है एक्शन, आपने कुछ ऐसी एक्शंस करी जिससे ये समझ में आता है कि आपने ऑफर दिया है। सर कुछ एग्जांपल देंगे क्या? बहुत बढ़िया, 2 बहुत ही सटीक एग्जांपल है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आप किसी के साथ गए डेट पे वगैरह, मतलब एकदम बढ़िया से, आप दोनों जाकर टेबल पर बैठ गए। फिर अगर आप देखो तो कुछ समय बाद वेटर आएगा और आपको ऐसा पानी का ये ग्लास रखेगा और वो चला जाएगा। तो बेसिकली आपका उस होटल में जाना, होटल नहीं, आपका उस रेस्टोरेंट में जाना और उस टेबल पर बैठना, ये अपने आप में आपने उस होटल वाले को, सॉरी नॉट होटल क्यों आ रहा है मेरे मन में, आपने उस रेस्टोरेंट वाले को ये ऑफर दिया है कि हम तुम्हारे यहाँ पर खाना खाना चाहते हैं, क्या तुम खिलाओगे? अब वो बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, ऐसा कौन बोलता है? बेटे कोई बोलता नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है, समझे हो? ये समझने वाली बात है। अगर आप अगर ये ऑफर नहीं होता ना तो आपको ये पानी का ग्लास भी नहीं मिलता। बात को समझे? एक और एग्जांपल, आप पेट्रोल पंप पे जाते हो। अब हो सकता है कि आपका कोई एक फिक्स पेट्रोल पंप है, आप हमेशा उधर जाते हो, तो उधर के लोगों से आपकी जान पहचान हो गई और उनको भी पता है कि आप हमेशा 400-500 रुपये का पेट्रोल भराते हो। आप एक बार, आपकी फ़ोन पर बात चल रही थी, आप अपनी बाइक लेकर वहाँ पर पहुँचे, पेट्रोल बंक अटेंडेंट बोला कि, मतलब आप उसके वहाँ पर गए और आपने उसको ऐसा इशारा किया, यहाँ पर देखिए क्या इशारा किया आपने, ऐसे, और वो समझ गया। उसने वो पेट्रोल का वो पाइप निकाला भोपू और वहाँ से आपको 400 का पेट्रोल डाल दिया। आपने उसको पैसे दे दिए, उसने पैसे ले लिए, ना आपने कुछ बोला ना उसने कुछ बोला, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अभी ऑफर किसने करा यहाँ पर? ऑफर आपने दिया यहाँ पर, आपने एक्शन करा ना, ऐसे आपने एक्शन करा ऐसे। बेटा इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर, इट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड ऑफर। आपका रेस्टोरेंट में जाके बैठना इम्प्लाइड ऑफर है, आपका वहाँ पर पेट्रोल पंप पर ऐसे करना, ये भी इम्प्लाइड ऑफर है। बात को समझे? कभी कभी आंखों ही आंखों में इशारे करते हो, नहीं करते हो आप, दैट इज ऑल्सो एन इम्प्लाइड ऑफर। लेकिन अगर वो कमर्शियल डील है तो ऑफर मानेंगे, कमर्शियल डील अगर नहीं है तो ऑफर नहीं माना जाएगा। सारे बच्चे एक बार बता दो, क्या आपको इम्प्लाइड ऑफर में कोई डाउट है? क्रिस्टल क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहां से कहानी थोड़ी सी उल्टी घूमती है। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर, ये कल हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो मैं आपको स्क्रीन्स दिखा दूं। कल हमने जब लेक्चर को एंड किया था उसके पहले ये चार्ट्स हमने आपको बताए थे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर से डायरेक्ट एक्सेप्टेंस आती है और इन्विटेशन टू ऑफर से पहले ऑफर आएगी और फिर एक्सेप्टेंस आती है। बस अब बेटा वही पॉइंट अब आपके सामने आ गया है थियोरी बन के। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे। Let us read. Offer is different. Offer is different from a mere statement of intention and invitation to offer, a mere communication of information, casual equity, a prospectus and an advertisement. चलिए कुछ पे इस पे थोड़ी सी चर्चा हमने ऑलरेडी बेटा कल कर रखी थी। अब जो एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने दिए हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, A father wrote his son about his wish of making him the owner of all his property is a mere statement of intention. आपके पापा ने आपको बोला, बेटा मेरी बड़ी इच्छा है कि इस प्रॉपर्टी पे अब तुम्हारा हक हो जाए। उन्होंने सिर्फ बोला आपको, ऑफर थोड़ी दिया है, उनकी इच्छा है। और मियर इच्छा ऑफर नहीं होता, अगर वो आगे ये कहते कि क्या तुम्हें मंजूर है तो वो ऑफर होता है।
सिर्फ किसी की इच्छा होने से ऑफर होता है क्या? आंसर इज नो। आगे देखिए, एन अनाउंसमेंट टू गिव स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन स्कोरिंग 95% इन 12th बोर्ड एग्जाम इज नॉट एन ऑफर। सपोज आपके 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड ने बोला जो कोई व्यक्ति पहला आएगा या जिसको 95% के अबव मार्क्स है उन सबको हम स्कॉलरशिप देंगे, ये इन्फॉर्मेशन है। अब उसको देख के तुम पढ़ाई अच्छी करोगे और तुम मार्क्स लेके आओगे तो आप ऑफर दोगे, उन्होंने तो केवल आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, समझे? तो ये दो में डिफरेंशिएट आपको करते आना चाहिए कि क्या ऑफर है और क्या एक मियर इंटेंशन ऑफ स्टेटमेंट है, क्या एक मियर आपका इन्विटेशन टू ऑफर है, कुछ इस हिसाब से। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा केस लॉ है हैरी वर्सेस फैसी का, ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन, इसमें ये बड़ा ही फेमस सा केस लॉ है हैरी वर्सेस फैसी। जरा इसके केस के ईयर को देखिए, 1893, आज़ादी के पहले का यूके का केस लॉ है। अब बेसिकली हुआ क्या, पढ़ेंगे यहाँ पे। इन दिस केस प्रीवी काउंसिल मतलब उधर का कोर्ट एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑफर एंड एन इन्विटेशन टू ऑफर। इन दिस केस द प्लेंटिफ, बेटे प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है कौन बताएगा? मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो केस फाइल करता है। वेरी गुड। प्लेंटिफ मतलब वो बंदा जो केस फाइल करता है। तो द प्लेंटिफ थ्रू ए टेलीग्राम आस्क्ड द डिफेंडेंट्स 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 सवाल पूछे उन्होंने, एक लेटर भेजा और उस लेटर में 2 सवाल पूछे। क्या सवाल पूछा? विल यू सेल अस द बम्पर हॉल पेन। अब बेसिकली ये एक प्रोडक्ट का नेम है, तो आप इसको सिंपल भाषा में बोलो पेन। जैसे अपना नहीं होता ये कंप्यूटर पे लिखने वाला पेन है, फिर एक इंक वाला पेन होता है, एक बॉल पेन होता है, तो एक अलग टाइप का पेन है बम्पर हॉल पेन। तो उन्होंने बोला कि क्या आप हमें बम्पर हॉल पेन बेचोगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस, और उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि इसकी जो भी सबसे सस्ती कीमत है, जो सबसे कम कीमत है, वो हमको आप टेलीग्राम से वापस भेजो, आपका आंसर। ठीक है, अभी हुआ क्या? द डिफेंडेंट रिप्लाइड थ्रू टेलीग्राम दैट द लोएस्ट प्राइस ऑफ द पेन इज 900 पाउंड्स, मतलब पाउंड्स आ गया, मतलब यूके का केस है। The plaintiff sent another telegram stating we agree to buy the bumper hall pen at 900 pound. However, the defendant refused to sell the property at that price. अभी सवाल ये उठता है कि यहाँ पर क्या एक्सेप्टेंस हुआ, यहाँ पर क्या ये ऑफर था, या फिर सिर्फ सवाल का जवाब देना, क्या ये ऑफर माना जाएगा क्या? पहले अभी आपको ये थोड़े से नाम बदल के लेट अस मेक यू अंडरस्टैंड। एक अमोल है और एक राजू है, ठीक है। अब इमेजिन करो राजू पेन सेलर है, राजू पेन बेचता है ना, और राजू हैदराबाद में रहता है, अमोल दिल्ली में रहता है। अब 1893 का ज़माना है, आप बोलोगे सर व्हाट्सएप कर लेते ना। बेटे उस टाइम व्हाट्सएप था ही नहीं। 1893 कबूतर वाला ज़माना था, इधर से पत्र मतलब इधर से लेटर वहाँ जा रहा है, वहाँ से लेटर यहाँ आ रहा है। तो इन्होंने एक टेलीग्राम लिखा राजू को और उसमें 2 सवाल पूछे। पहला सवाल क्या कि क्या ये तुम अपने पेन हमें बेचोगे, और दूसरा सवाल क्या पूछा, इसकी जो भी लोएस्ट प्राइस है वो आप हमें लेटर के द्वारा भेज दे। ये हुआ। राजू ने क्या करा, इस सेकंड सवाल का जवाब दिया कि भैया ये जो पेन है इसकी सबसे लोएस्ट प्राइस है 900 पाउंड्स। ऐसा राजू ने लेटर भेज दिया, किसको? अमोल को। फिर अमोल को ये लगा कि राजू ने 900 पाउंड पर पेन सेल करने का ऑफर दिया है, इसलिए राजू ने दूसरा टेलीग्राम भेजा कि ओके हमको आपकी ये 900 की ऑफर एक्सेप्टेड है। अब राजू बोला लेकिन मैंने एक्सेप्ट ऑफर तो दिया ही नहीं, मैंने तो केवल आपके सवाल का जवाब दिया है। ये थोड़ी बोला मैंने कि क्या आप परचेस करोगे, मैंने तो सिर्फ आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। तो अमोल कहता है नहीं 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 नहीं, आपने ऑफर दिया है क्लियर कट, हमने एक्सेप्टेंस दे दिया यहाँ पर। और दोनों झगड़ते झगड़ते कोर्ट चले गए। कोर्ट ने क्या बोला, चले इसको देखते हैं। कहानी समझिए आपको। अब देखिए कोर्ट क्या बोलता है। द प्रीवी काउंसिल did not agree with the plaintiff on the ground that
While plaintiff had asked 2 questions, the defendant replied only to the second question by quoting the price but reserved their answer with regard to their willingness to sell. सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का आंसर किया कि ये इसकी लोएस्ट प्राइस है, इसका ये थोड़ी मतलब है कि उन्होंने ऑफर दिया है. आगे 10 they made no offer at all. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. they made no offer at all. अभी यहां पर एक वर्ड आया हुआ है their lordships held. अभी लॉर्डशिप मतलब कौन है यहाँ पर, कौन होगा लॉर्डशिप्स मतलब कौन होगा यहाँ पर. सिंपल भाषा में बता देता हूँ, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. ये यूके के कोर्ट्स में जैसे अपन बोलते हैं जज, वो बोलते हैं लॉर्ड्स. सिंपल. तो वहाँ के जजों ने क्या डिसीजन दिया, हेल्ड दैट mere statement of lowest price at which the vendor would sell content no implied contract to sell to the person who have inquired about the price. मतलब यहाँ पर राजू ने केवल सेकंड सवाल का जवाब दिया है, इसको ऑफर नहीं माना जाएगा. इसलिए अमोल के एक्सेप्टेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और अमोल का एक्सेप्टेंस को खारिज किया गया और ये केस राजू जीत गया. टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड द केस लॉ? Did you understand the case law? अरे कुछ तो बोलो. थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया करो क्योंकि मुझे फिर समझ में नहीं आएगा ना कि आपको समझाए कि नहीं समझाए. नहीं समझाए तो पूछ लो बीच में ना. ठीक है, चलिए फिर से वही बात. अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. मैंने आपको बोला क्लास में आकर के ये मोबाइल है, अब इसकी कीमत हो चुकी 5000 रुपीज़. अब मुझे इसको बेचना है 5000 रुपीज़ में, मेरी इच्छा है इसको बेचने की 5000 रुपीज़ में. क्या ये ऑफर है? अब बताइए, क्या ये ऑफर है या मियर अनाउंसमेंट है? मियर अनाउंसमेंट. ऑफर है ही नहीं क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं आपको. वेरी गुड. अगला पार्ट देखिए. अभी उन्हीं बातों को घुमा घुमा के बताया गया है. एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस. अगर आपको याद है तो हमने आपके सामने कल फ्लिपकार्ट अमेजॉन का एग्जाम्पल लिया था. वो एग्जाम्पल यहाँ पर फिट बैठेगा. करेक्ट, वो एग्जाम्पल यहाँ पर फिट बैठेगा. उसके बाद जैसे अगर आप देखो तो मैकडोनल्ड्स है. मैकडोनल्ड्स ने एक बड़ी सारी एडवर्टीजमेंट धुले के न्यूज़पेपर में दे दी. हम धुले में नई फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हैं जिसमें इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, इतनी जगह लगेगी, ये लोग काम पर लगेंगे और बस इतना लिख दिया और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया उन्होंने. अब आप मुझे सोच के बताना, ये वो फ्रेंचाइजी देने का ऑफर कर रहे हैं या ये जस्ट एक मियर इन्विटेशन टू ऑफर है? वेरी गुड. इट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर. उन्होंने ये थोड़ी बोला है, उन्होंने सिर्फ बोला कि हम कर रहे हैं, ये है वो है ये है वो है. इंटरेस्टेड लोग कॉल करेंगे और कॉल करके वो ऑफर देंगे कि हमको आपकी फ्रेंचाइजी लेनी, बताओ अभी कैसे आगे बढ़े. करेक्ट. तो यही था डिफरेंस उसके बीच में. ऑक्शन सेल. बेटा ये सिलेबस में आपके आगे आने वाला है और अभी हम जब आगे क्लास चालू करेंगे तब अभी तक ये आया नहीं है. ऑक्शन सेल. ऑक्शन का मतलब आप जानते हो, हिंदी में लिखता हूं तब आपको समझेगा. नीलामी. आईपीएल में प्लेयरों की नीलामी होती है. तो बेसिकली ऑक्शन सेल मतलब क्या होता है? नीलामी. तो इमेजिन करो कि हर्ष है, हर्ष को अपना घर बेचना है लेकिन उसको ये नहीं पता कि यार इसकी बेस्ट प्राइस क्या होगी. तो उसने पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दी कि कल घर की, हर्ष ऐसा नहीं होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, उसको मन पे नहीं लेना. हर्ष यहाँ पर ये कह रहा है कि उसने पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया कि कल हम यहाँ पर जो है घर का ऑक्शन सेल करेंगे. मतलब लोग आएंगे और बोली लगाएंगे. समझ रहे हो? लोग आते बोली लगाते, फिर वो नहीं होता हैमर वाला 1 2 3, उसको कहते बेटे ऑक्शन सेल. तो बेसिकली ऑक्शन सेल का एक बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी हमको देखना है और आपके इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लास्ट यूनिट में इसका डिटेलिंग हमको देखना है. तो यहाँ हम इस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज हमको वहाँ उसको देखना है, वहाँ डिटेल में दिया हुआ है ऑक्शन सेल. लेकिन क्योंकि अभी रेफरेंस है तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. तो बेसिकली हर्ष क्या करेगा, अगले दिन हर्ष अपने घर के सामने एक बड़ा सा स्टेज लगा देगा. वहाँ सामने बहुत सारी कुर्सियाँ बिछी होंगी
हर्ष जाकर के माइक पर बोलेगा कि चलो नीलामी शुरू की जाए, बोली लगाना स्टार्ट करो। तो बेसिकली यहाँ पर हर्ष ने क्या करा है, ऑफर नहीं करा है। हर्ष ने तो केवल मैनेजमेंट इन्विटेशन दिया है कि भैया हमको नीलामी से अपना घर बेचना है, तुम आकर के अपनी बोली लगाओ। तो जो बोली लगाएगा वो ऑफर देगा। हर्ष ने तो केवल इन्विटेशन टू ऑफर दिया है। और फिर वो आप जानते हो उसका मैकेनिज्म कैसे होता है। लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने बोला 1 करोड़, तो फिर हर्ष इधर उधर देखेगा, हर्ष बोलेगा 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, फिर हो सकता है कि मोहित उठ के बोले 2.5 करोड़, फिर हर्ष बोलेगा अब प्राइस हो चुकी 2.5 करोड़, तो फिर हर्ष बोलेगा फिर से 2.5 करोड़ 1, 2.5 करोड़ 2, और उसके ऊपर कोई बोली नहीं लगा रहा। फिर लास्ट में तीसरी बार जब हर्ष बोलेगा 2.5 करोड़ 3, उसके बाद ये डील कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि मोहित ने 2.5 करोड़ की ऑफर दी है हर्ष को, और हर्ष ने जब तीसरे बार हैमर को पटका उस टाइम पे हर्ष ने एक्सेप्टेंस दे दिया। हम उसको इंग्लिश में टेक्निकली कहते हैं बाय फॉल ऑफ हैमर। व्हाट डू वी कॉल इट? बाय फॉल ऑफ हैमर। ये बहुत ही छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया, लेकिन आपको बता दूं ऑक्शन सेल इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। जो लोग बोली लगाते हैं, बोली को इंग्लिश में कहते हैं बिडिंग। जो बिडिंग करता है वो ऑफर देता है, समझे? सो दैट वाज दैट केस। और इसको हमने ऑलरेडी बेटे कल के लेक्चर में कवर किया है। इन्होंने उसी चीज को घुमा घुमा के वापस आपके सामने बताया हुआ है। एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये ऑलरेडी जो यहाँ पर छपा हुआ है बस उसी का कंसोलिडेशन करके आपको यहाँ पर दिया हुआ है, राइट? अभी सर हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है? तो आपके लिए एग्जाम में जो बेटे इंपॉर्टेंट है वो ये है, फॉलोइंग आर इंस्टेंसेस ऑफ एन इन्विटेशन टू बाय और सेल। मतलब ये जो अभी हम पढ़ेंगे ये ऑफर नहीं है, इन्विटेशन टू ऑफर है। पहला, एन इन्विटेशन बाय अ कंपनी टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। अगर आप देखो तो अभी बहुत सारे कंपनी के आईपीओ आए, तो कंपनी कहती कि हमारे ये बिजनेस है, हम इतने शेयर्स सेल करने वाले हैं, हमारी शेयर्स की इतनी प्राइस रहने वाली है। तो बेसिकली कंपनी क्या कर रही है? इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर। आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप ऑफर दोगे, और अगर कंपनी को सही लगता है तो आपको शेयर्स अलॉट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो कंपनी का अपने शेयर्स का जो है वो अनाउंसमेंट करना, ये इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। आगे देखिए, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन द शॉप विंडोज। आप किसी मोबाइल फोन की दुकान पे जाते हो, ऐसे बहुत सारे आपको मोबाइल फोन लगे हुए दिखेंगे, दैट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर। कल हमने आपको अमेजॉन के वेबसाइट पर लेकर गए थे, इन्विटेशन टू ऑफर। कभी कभी लेविस के शोरूम में आपको दिखेगा 50% ऑफ, और ऐसे बहुत सारी जीन्स आपको दिखेंगे वहाँ पे, टी शर्ट्स भी दिखेंगे, बहुत सारा कुछ। ये क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो आप जाके परचेस करोगे, एंड दैट यू विल मेक एन ऑफर, नॉट द सेलर। यह भी हमने बताया एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स, अब भी हमने जस्ट देखा 2 मिनट पहले। और लास्ट में कोटेशन ऑफ प्राइजेस सेंट इन रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस। यहाँ पे वो केस लॉ आप लिख लो, हैरी वर्सेस फैसी का केस, हैरी वर्सेस फैसी का केस, ये वाला वो यहाँ पर लॉजिक अप्लाई होता है कि मियर प्राइस के बारे में जानकारी देना ये आपका क्या होता है? ऑफर नहीं होता, करेक्ट? टेल मी, इज देयर एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू ऑफर? तो बेसिकली 9 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट ऑफर में। कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा था? ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। उसके बाद इट मस्ट बी डेफिनेट, इट मस्ट नॉट बी वेग। उसके बाद इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। उसके बाद वो ऐसा होना चाहिए, 4th पॉइंट, इट मस्ट बी सच टू टेक द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। इट मे बी कंडीशनल। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। सिंपल भाषा में आप किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आगे, ऑफर में भी स्पेसिफिक और ऑफर में भी जनरल, ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और ऑफर में भी इम्प्लाइड। आई होप आपने एग्जाम्पल लिखे होंगे, रेस्टोरेंट में जाना, पेट्रोल पंप पे जाकर इशारे करना, वो सब कुछ क्या है? इम्प्लाइड ऑफर। एंड
ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। अब इनविटेशन टू ऑफर के कई सारे टाइप्स है। प्राइस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, ऑक्शन सेल करना, एडवर्टीजमेंट देना पेपर में, कंपनी का अपने शेयर्स के प्रति अनाउंसमेंट करना, प्रोस्पेक्टस देना, ये सारी चीजें क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। अब मुझे अच्छे बच्चे के जैसे बताओ, यहां पर हमारा ऑफर के रिलेटेड बेटे सारा पार्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म होता है। अभी आप मुझे बताइए, क्या आपको ऑफर के इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। वेरी मच क्रिस्टल क्लियर ऑफर। हाँ सर। वेरी गुड। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट आपको दिया है, उसे आप आराम से घर पे रीड कर लेना। ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट और एब्सटेंस, वर्ड्स, कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब यहाँ पर इम्प्लाइड है। वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? आपने लिख के बोला या बोल के बोला, बात तो एक ही है, एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस डू वन थिंग, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है? बिकॉज अगर हम एक्सेप्टेंस की शुरुआत करेंगे तो देन इट विल बी स्ट्रेच्ड, तो हम इसकी शुरुआत नहीं करेंगे। टुमारो अगेन ऑन द सेम टाइम। हाँ बोलिए। सर वो जो आपने इम्प्लाइड ऑफर के लिए एग्जांपल दिया था रेस्टोरेंट में जाके बैठने का, हाँ सुन रहा हूँ मैं। और वो इनविटेशन ऑफ ऑफर में भी आपने पहले वैसा ही एग्जांपल दिया था। तो क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने, बताओ? वो रेस्टोरेंट में हम जाके वो इनविटेशन टू ऑफर दिया आपने पहले, तो ऐसे बताया। नहीं बेटे, मैंने ऐसा नहीं बताया आपको। हमेशा मैंने रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप का एग्जाम्पल आपको इम्प्लाइड ऑफर में दिया है, सही बात है। और रेस्टोरेंट में मैंने वो एग्जाम्पल दिया होगा कि रेस्टोरेंट वाले ने एडवर्टीजमेंट दिया होगा पेपर में कि हमारे यहाँ पे 50% ऑफ में थाली चल रही है, स्पेशल संडे की थाली चल रही है। वो देख के आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, तो वो देखना, वो जो एडवर्टीजमेंट आई है पेपर में, दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। और आप जाकर के रेस्टोरेंट में बैठते हो, दैट इज एन इम्प्लाइड ऑफर। समझे? वो वाला किस्सा होगा। सिमरन, आपका डाउट क्लियर हो गया? सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही।